हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99। स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर आपका 3rd नंबर लिया गया, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में आपको बताया जाएगा और इनसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो सब मैं आपको बताऊंगा। हालांकि आप पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव का भी वेटेज आपके पास अब 20 नंबर का आना है, इसलिए इनको भी हम छोड़ के नहीं चल सकते हैं। तो हालांकि एक नंबर के बाद मैं आपको 2, 3, 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। तो देखते हैं पहले यहाँ पे क्या है। एक समीकरण दिया हुआ है x + 3y = 6। तो x और y का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसको आपको सॉल्व करके आप इसके मान नहीं निकाल पाओगे। पहला तो क्योंकि आपके पास एक ही समीकरण है, हल करने के लिए क्या चाहिए, कोई 2 समीकरण आपके पास होने चाहिए हल करने के लिए। तो जब नहीं हल कर सकते तो फिर मान कैसे बताएंगे। तो देखो, आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है समीकरण को लेके कि क्या हल होंगे, तो उसको बाई ऑप्शन आप ख़त्म कर दिया करो। बाई ऑप्शन कैसे, देखो x और y के मान पूछा, तो अगर x y के मान रखेंगे और ये समीकरण संतुष्ट कर जाएगा तो वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखो, अगर x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 रहने वाला है, 3 की जगह 3y, तो 3 गुणे 6 करेंगे, 3 × 18। 18 और 6 आपस में बराबर नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ रखेंगे 3 की x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, 3 × 1 = 3, 3 और 3 6, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रख के एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास है x + 3y = 6, x की जगह रख दिया 3 और 3 गुणे y की जगह रखा 1 बराबर 6। देखो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक, वैसे ही आपके पास अब यहाँ पे क्या है, जो समीकरण होता है वो इस रूप में होता है a1x b1y और c1। ठीक है, दूसरा अगर लेंगे तो a2x b2y और c2 = 0। ये आपके समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रखते हैं इसको, ये होता है। तो इसमें आपको बताना है कि यदि a1x b1y c1 तथा a2x b2y और c2 का कोई हल नहीं है, यानी इनके अगर हल नहीं है तो इनके हल पे भी क्वेश्चन बना देते हैं लोग। कैसे बनाते हैं, 3 तरीके के क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक, जब इसके सिर्फ एक ही हल हो, या फिर इनका कोई हल नहीं हो, या फिर इसके बहुत सारे मतलब अनेकों हल हो सकते हैं। या तो एक होगा, या कोई नहीं होंगे, या एक से ज़्यादा हो जाएंगे। तो 3 टाइप से क्वेश्चन ये पूछता है। पहला आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, यदि इसके कोई हल नहीं है तो कोई हल ना होने की कंडीशन क्या होती है, जब रेखाएं समांतर होगी। हल का मतलब ये कि एक रेखा अगर खींची गई है और दूसरी इसको क्रॉस कर जाती है तभी उसका हल होता है, अन्यथा नहीं होता। और जिस पॉइंट पर ये क्रॉस करती है वही पॉइंट वाले निर्देशांक इसके हल होते हैं। लेकिन अगर रेखा क्रॉस ना करे, एक रेखा खींची गई है, दूसरी भी ऐसे ही खींच दी जाए, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते। कहने का मतलब ये हो जाए क्या, समांतर रेखाएं। अगर ये रेखाएं समांतर हो जाएंगे तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, और अगर नहीं काटेंगी तो फिर यहाँ पे कोई हल भी नहीं होने वाला। तो यहाँ यही बात पूछ रहा है कि कोई हल नहीं है। तो ये फर्स्ट कंडीशन पे होता है कि जब a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के बराबर हो, लेकिन c1 और c2 के रेशियो के बराबर ना हो, तब ये क्या होगा, रेखाएं समांतर दे देगा। ठीक है, तो रेशियो का क्या मतलब होता है वही मैं आपको अभी बताऊंगा अगले क्वेश्चंस में। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक आपको दिया गया समीकरण। अब यहाँ a1 है 3 और b1 है 5 और c1 है, सबसे पहले तो इस c को हम एक साइड रखते हैं। यहाँ देख रहे हो c क्या रखा है, एक ही साइड रखा हुआ है। तो इस c को क्या रखते हैं, a1 या b1 की साइड में ही ले लेते हैं। तो c1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, इस साइड आके -3 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। यहाँ आते हैं तो a2 और ये क्या हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। रखना क्या है, एक ही साइड होने चाहिए। तो यहाँ देख रहे हो 3 जो c है उस साइड है, 8 भी उसी साइड है। और रखना तो दोनों को एक साइड रखना, मतलब इसी साइड रख लो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड रखो चाहे राइट हैंड साइड रखो, लेकिन रहने दोनों सेम साइड ही चाहिए। कोई हल नहीं है तो बता दो, अगर इसका कोई हल नहीं है, कोई हल ना होने की कंडीशन क्या, यही वाली कि a1 और a2 का रेशियो क्या रहेगा, बराबर रहेगा b1 और b2 के रेशियो के। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो a1 की वैल्यू 3 रख दिया, a2 की वैल्यू क्या है, a2 यहाँ से देख लो 6 रख दिया, b1 क्या है, b1 यहाँ पे 5 है, और b2 दूसरे वाले में मिलेगा k, b2 की वैल्यू k है। 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 6 गुणा कराओगे तो ऐसे हो जाएगा गुणा, k = हो जाएगा 5 दूनी 10।
के की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 दूनी 10, यानी ऑप्शन आपका मिल जाता है यहाँ पे दूसरा। ठीक है, तो ऐसे आपको अनुपात वाले सवाल करने होते हैं। आपको मान लो यहाँ पर 10 दे देता तो 3 1/2 और 1/2 हो जाता, दोनों का रेशियो क्या होता A1/A2 यानी 3/6, दूसरा 5/10 और तीसरा 3/8। तो 1/2 ये भी देगा, 1/2 ये भी देगा, लेकिन ये 1/2 नहीं देगा, इसलिए नॉट इक्वल हो जाएगा। ये दोनों तो इक्वल रहेंगे, लेकिन ये साइड वाला नॉट इक्वल। अब ये बता रहा है कि ये जो रेखा बनेगी समांतर बनेगी। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, एक ऐसे रेखा जाएगी, दूसरी ऐसे जाएगी, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो एक हल। अगर एक रेखा ये खींची है, दूसरी भी इसी के ऊपर खींचनी पड़ जाए, तब ऐसे में अनंत हल होते हैं। मतलब कि ये दूसरी रेखा इसको कई सारे बिंदुओं पे काटती है, जितने बिंदु पहली रेखा के थे उतने ही दूसरी के भी होंगे, यानी हर एक बिंदु पे ये दूसरी रेखा पहली को काटेगी, इसलिए इसके बहुत सारे हल हो जाते हैं। बहुत सारे हल की क्या कंडीशन होती है, वो यहाँ सी नंबर पे दी गई है। अगर ये कंडीशन बनती है तो हम कह देते हैं कि हाँ इसके बहुत सारे हल होंगे। एक हल की कंडीशन कौन सी है, तो एक हल की ये वाली है, केवल एक हल होगा, सिर्फ एक। यहाँ कितने, यहाँ इसके अनेक हल। अगर ये कंडीशन बनेगी तो अनेक हल होगी, ये कंडीशन बनेगी तो सिर्फ एक ही हल होगा, और ये बनेगी तो इसका कोई भी हल नहीं होता, इसका क्या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरे में तीसरा तो हो ही गया, अब यहाँ देख लेते चौथे में। यदि समीकरणों, ये समीकरण है तथा ये के अनंत हल है, अनंत मतलब एक से ज़्यादा है, बहुत सारे हल हैं, तो बताओ कि के की वैल्यू क्या होगी इनमें से। अब बहुत सारे हल हैं तो फिर बहुत सारे हल की कंडीशन कहाँ है, ये कंडीशन है। तो यही कंडीशन यहाँ पे आपको क्या करनी है, दिखानी पड़ेगी या आपको देखनी पड़ेगी कैसे। के की वैल्यू चाहिए तो देख लो पहले, के कहाँ पे मिल जाएगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। देख लेते थोड़ा सा, तो A1/A2 इक्वल हो जाएगा B1/B2 इक्वल C1/C2, क्योंकि इसने कहा है कि अनंत हल है, अनंत हल है तो ये कंडीशन हम मान के चलें। ठीक है, A1 की वैल्यू यहाँ से देखो 3 है, A2 की वैल्यू उस साइड से देखो k है, रख दिया, इक्वल लगाओ। B1 की वैल्यू क्या है -4 और B2 की वैल्यू क्या है -8। ठीक है, हमें k का मान चाहिए, अभी हमारे पास k मौजूद है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो माइनस माइनस आपसे कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, k का इधर गुणा होगा, 2 का इधर होगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, और इस तरह से ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये रहे भी आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ और ऑब्जेक्टिव है जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब आपसे इस टाइप से क्वेश्चन भी वो बना के दे सकता है। हालांकि यहाँ जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये कभी न कभी पूछे ही जा चुके हैं, और इनके पास इतना सारा कंटेंट है भी नहीं कि ये हर साल नया नया कुछ देंगे। 3-4 साल में ये क्या करते हैं, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं या सेट को रिपीट कर देते हैं। तो वैसे ही आप भी इनको, आपको जो मिलने वाले हैं यानी जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो इन्हीं में से कोई होंगे। पहले हो सकता है कि संख्या चेंज कर दे, लेकिन जो तरीके हैं वो यही रहने वाले हैं, या जो पैटर्न है यही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ देखते हैं एक समीकरण में y का मान 5 है। ठीक है, y का मान क्या है 5 है, तो x का मान बता दो। अब कैसे निकालेंगे, y का मान अगर दिया है 5 तो y का मान रखा दो यहाँ पे, तो y का मान जब यहाँ रखेंगे तो 5 दूनी क्या होगा 10, और 10 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या देखो, अगर हमें दिया है 3x + 2y = 10, x की y का मान क्या रखना है 5, तो 3x + 2 × 5 = 10, और यहाँ मिलेगा 3x, 5 दूनी 10, 10 = 10। ये +10 उधर जा घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी 3x = 0, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, और इस तरह से आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, वैसे ही आपको 2 समीकरण नीचे दिए हैं जिनका हल क्या है वो आपको बताना है। तो अगर इन दोनों समीकरणों को हम रख लें और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों समीकरण का रख लें, x + y बराबर कितना 10 है और x - y बराबर 4 है, दोनों जोड़े जाएंगे तो क्या होगा y कट जाएगा, x और x जोड़ के 2x, 10 और 4 जुड़ के 14 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी +7 आ जाएगी। अब x की वैल्यू +7 यहाँ नहीं है, ऑप्शन खत्म, यहाँ पे है ठीक है, यहाँ पे है ठीक है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन खत्म। अब देखो बचा क्या हमारे पास, y की वैल्यू या तो 3 आएगी या -3 आएगी।
वाई की वैल्यू क्या आएगी, या तो +3 या -3। एक्स की वैल्यू जब 7 रखोगे, 7 को उधर घटाओगे, 10 में से 7 घटाएंगे तो +3 आने वाली है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, तो दो संख्या यानी ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, अगर आपको ऑप्शन दिए हैं तो इसका मतलब 50% तो उसी ने सॉल्व कर दिया, 50 हमको करना होता है। तो उस 50 के लिए हम पूरा थोड़ी सॉल्व करते हैं कि एक्स भी निकालें वाई भी निकालें, कुछ आपको ऑप्शन से भी देख लेना होगा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही हो जाएगा, ऐसे भी मिल जाता है। दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 दिए। इसने कहा योगफल 8 है, अंतर 2 है। योगफल और अंतर, योगफल 8 अंतर 2। तो देखो इसका योगफल 8, इसका योगफल 8, सभी का योगफल 8 है, लेकिन इस तीसरे का योगफल नहीं है, तो ये तो कतई हो ही नहीं सकती, योगफल 8 है। अब इसने कहा अंतर 2 था, तो इसका अंतर 2 है, नहीं, खत्म करो। इसका अंतर 2 है, हाँ ये सही हो सकती है, लेकिन यहाँ भी देखो अंतर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, एकमात्र ऑप्शन है जिसका क्या है, जोड़ने पर 8 अंतर पर 2 आ रहा है, तो ऐसे हम इसको ऑप्शन से सॉल्व कर देते। नहीं, अभी कुछ क्या करेंगे, योगफल 8 है तो कहेंगे चलो x + y = 8, और अंतर के लिए देखेंगे x - y बराबर, तो ऐसे बनाएंगे नई समीकरण, फिर सॉल्व करेंगे, फिर इसका आंसर निकालेंगे। लेकिन क्या करना है, आपको इसको ऑप्शन से ही निपटा देना, जब तक अगला समीकरण बनाएगा तब तक आप इसको खत्म करके चल जाए उसके आगे। दो संख्याओं का योगफल देखो यहाँ दिया, जैसे दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, और यहाँ सभी को देख रहे हो, सभी क्या है, पहली जो है वो दूसरी की दोगुनी ही है। 8 का दुगुना, 9 का दुगुना, 6 का, और वहाँ 7 का, लेकिन योगफल 24 है। क्या कहा है, योगफल 24 है, तो देखो इनका योगफल 24 आ रहा है, हाँ बात बन सकती है। 18 और 9 का योगफल 24 है, नहीं आ रहा है, तो बात बिल्कुल नहीं बनेगी, गलत हो जाएगी। 12 और 6 का योगफल 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा। 14 और 7 का योगफल 24 नहीं आ रहा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ बात बन सकती है, तो यही को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। और ऐसे फिर इसमें क्या करोगे, आधे तो बैठ के इसको आप फिर बनाएंगे, x + y = 24, और x 2 गुना हो जाएगा y का, तो ऐसे समीकरण बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो अगला जब तक समीकरण बनाएगा तब तक आप ऑप्शन से इसको निपटा दोगे। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन से भी आपको देख लेना है। 20 क्वेश्चन होंगे, अगर ऐसे ही सबको लॉन्ग मेथड से तैयार करने, मतलब सॉल्व करने लग गए, हल निकालने लग गए, तब तो हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आपके पूरे 3 घंटे वही ले लेंगे खाली। तो आपको बहुत बड़ा उसमें नहीं लगाना है, अगर हो रहा है ऑप्शन से काट दे रहे हो तो बचा ऑप्शन टिक कर दो, आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है अगर कि 2 समीकरण देगा और बोले इनको हल करो, तो इनको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, x और y की। तो सबसे पहले आप इसमें दो आपके पास मेथड है, या तो प्रतिस्थापन लगा के सॉल्व कर लो या विलोपन लगा के सॉल्व कर लो। तीसरी जो और भी विधियाँ थी वो इन्होंने हटा रखी है और आपको यहीं पे 2 करनी है। तो सबसे आसान होती है आपकी विलोपन, कि आप किसी एक का विलोप कर दो, मतलब एक को यहाँ से गायब कर दो, दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसको रख के अगले की निकाल लेंगे। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले दोनों समीकरण रख लेनी है ऐसे करके, ठीक है। और अगर रख पा रहे हैं आप, ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ क्या देखनी है आपको कि या तो x का गुणांक बराबर हो या y का गुणांक बराबर होना चाहिए। x का गुणांक यहाँ 1 है, x का गुणांक यहाँ -1 है, ठीक है। यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ भी y का गुणांक 2 है। अगर आपको मिल जाए कि दोनों के गुणांक सेम है और चिन्ह अलग अलग है, जैसे कि यहाँ गुणांक 1 है, गुणांक 1 है, लेकिन चिन्ह दोनों के अलग है, अगर ये पहले से ही मिल जाता है तो फिर आपको दोनों समीकरण जोड़ देने हैं और फिर इसका हल निकल आता है। जोड़ने पे क्या होगा, हल निकल आएगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि दोनों के गुणांक क्या हैं, बराबर हैं और चिन्ह भी सेम है, जैसे कि यहाँ पे चिन्ह भी सेम है और दोनों के गुणांक भी बराबर है, तब आपको दोनों समीकरण आपस में घटाने पड़ेंगे, और फिर घटाने पे क्या होगा, एक ख़त्म हो जाएगा, दूसरे की वैल्यू निकल आएगी, फिर उसको रख के निकाल देंगे। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, ना ही गुणांक बराबर है और ना ही इनके चिन्ह बराबर, ठीक है, तो क्या करना है आपको, पहले किसी एक के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। तो अभी यहाँ पे बराबर है तो फिर कर लेते हैं, चलो। जैसे यहाँ देख रहे हो इसका 1 है, इसका -1 है, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या करोगे, देखो जोड़ने पे इनको रख लेना एक साथ, -x +
2y इक्वल 1, जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और दो दो मिलके 4y, 19 है 20, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 जाएगा 20 के बटे में, और इस तरह से y की वैल्यू आपको मिलेगी 5। ठीक है, जैसे ही y का मान निकल आता है तो फिर हम इसको किसी समीकरण में रखने चलते हैं। समीकरण फर्स्ट में y बराबर 5 रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या रख रहे हैं y बराबर 5, तो बनेगा x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या रख दें 2 इंटू वाई की जगह 5 रख दो, बराबर में 5 दूनी 10, तो 10 को उधर ले जाओ 19 की साइड, तो 19 में से 10 घट जाएगा और इस तरह से x की वैल्यू क्या होगी 9 आपको मिल जाएगी, और ये दोनों क्या हो गए समीकरण पूरी तरह से हल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये का है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऑप्शन नहीं है। जो जितने भी आपने ऑप्शन में किए थे वो सारे 2 नंबर के बन सकते हैं अगर उनके ऑप्शन ना दिए जाते तो यहाँ पे भी आपका ये जो है ऐसा ही आपका सवाल एक ऑब्जेक्टिव में मिला हुआ था, जिसके ऑप्शन दिए थे, तो इसलिए वो आसानी से हो गया था, लेकिन ये आपको विस्तार से करके बताना पड़ेगा लास्ट तक जाकर। ठीक है, तो और बढ़ते हैं इसी सीरीज में अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं के किस मान के लिए समीकरण ये और ये इनका कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, यानी ये क्या है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है फुल। अभी तक आपने ऐसे ही क्वेश्चन देखे थे जो कि 1 मार्क्स के थे, क्योंकि वहाँ उनका ऑप्शन देता था। ठीक है, तो यहाँ के किस मान के लिए, तो पहले कोई हल नहीं है। सबसे मेन बात क्या, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होता कि उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन होती है a1 अपान a2 v1 अपान v2, आगे होता है नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ इन 2 को लेके चलेंगे यहाँ से। तो a1 अपान a2 रख लेते हैं, और क्या रख लें v1 अपान v2 रख लेते हैं। a1 की वैल्यू देखो यहाँ से क्या है, a1 में है 3, a2 में कितना है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। v1 की वैल्यू वहाँ से लाएंगे 1, v2 क्या है यहाँ पे k माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तिरछा गुणा करना है। क्या करेंगे, तिरछा गुणा करना। सबसे पहले यहाँ सबकी वैल्यू निकाल के रख लेना भैया। a1 की 3 है, v1 की 1 है, और a2 की कितनी है 2k माइनस 1 है, v2 कितनी है k माइनस 1। ये चीज़ आपको पहले ही निकाल के रख लेनी पड़ेगी। और फिर आपको ये लिखना है, चूँकि इसने दिया क्या है, चूँकि समीकरणों का कोई हल नहीं है, समीकरणों का कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है, इसलिए a1 अपान a2 इक्वल v1 अपान v2, और रखो 3 का गुणा, तो 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। इस 3 को उधर दे दो, इस 2k वाले को इधर ले लो, तो 3k माइनस 2k बराबर माइनस 1 अकेले इस तरफ, और ये माइनस वाली चीज़ इधर प्लस की तरफ। तो 3k में 2k घटाया तो 1k बचा, और 3 में से 1 को घटाया तो 2 बचा, और k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है 2। यानी k किस मान के लिए था, तो ऐसा k 2 के लिए है जब इसके कोई हल नहीं होने। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के लिए। तो वही आपसे ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको इसमें समीकरण खुद बनाने पड़ेंगे और बना करके खुद ही सॉल्व भी करना है। तो इस टाइप से आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, 2-3 पैटर्न पे जो आपसे पूछे जाते हैं। पहला आयु पे हो गया, और चाल पे भी पूछ लेता है, कभी कभी संख्या को पलटने वाले से क्वेश्चन भी बना लेता है, और भिन्न वाले क्वेश्चन भी बना देता है कि भिन्न में ये जोड़े या वो जोड़े तो ये बन जाती है, ऐसे कुछ करके बना लेगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे अक्सर पूछा करता है। अगर आपसे आयु वाला क्वेश्चन पूछ लेता है तो आयु वाले की अप्रोच क्या होगी वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। 5 वर्ष बाद इसने कहा है, पहले आपको क्या करना है, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में जो चीज़ इसने पूछा है उसी चीज़ को आपको मान लेना है। ठीक है, यहाँ कौन कितने 2 लोग हैं, जैकब है उसके पुत्र। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पहले 5 वर्ष पहले
7 गुनी थी और अब से 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो उसकी वर्तमान आयु उनकी बतानी है दोनों की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु, सब में इसमें क्या मानना है, हमेशा आपको वर्तमान आयु ही इसमें मान के चलनी होती है। जैकब की और पुत्र की मान लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी, y वर्ष, ऐसा हमने मान लिया। तो पहली स्थिति है, प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति, पहली स्थिति क्या बोलती है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अभी क्या है, अभी x है, 5 वर्ष बाद कितनी होगी, अगर आपकी आयु अभी 10 साल है तो 5 साल बाद 10 + 5 यानी 15 हो जाएगी। वैसे ही क्या बनेगा आगे, जैकब की अभी अगर x है तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगी, कितनी, x + 5, ठीक है। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इधर है कि इसकी पुत्र की भी कितनी बनेगी, 5 वर्ष पूर्व। अब इसने कहा है कि जैकब की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी कौन सी, 3 गुनी ये हुई है। तो अगर हम 3 का गुना इधर कर दें तो दोनों क्या बराबर हो जाएंगे। आपको भी यही करना होगा कि जिस साइड वो बोलेगा कि 3 गुना ये है तो आपको उल्टा काम करना है। अगर बोलेगा 3 गुना ये है तो इधर गुणा करना, बोलेगा 3 गुना ये है तो इधर गुणा करना, तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। यानी जो नहीं है उसी साइड आपको करना है, और उस साइड अगर आपने कर दिया तो फिर दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। बराबर इसलिए करना है क्योंकि हमको यहाँ बनाने हैं समीकरण। अब देखो बनेगा क्या, x + 5 बराबर ये 3y हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ये सबको इधर ले लो तो x - 3y 15 भी इधर आएगा तो 5 के साथ घट के, देखो पहले ये इधर 5 और माइनस का 15 बराबर 0। तो समीकरण क्या बन जाएगी यहाँ से, x - 3y और माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ से बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब द्वितीय स्थिति, दूसरी स्थिति देखो, दूसरी कंडीशन क्या है। द्वितीय स्थिति में आपसे बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व यानी अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व में घटा लेंगे 5, इधर भी क्या करोगे, इसमें से भी 5 घटाएंगे, ये 7 गुनी थी। क्या बोला, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, जैकब की 7 गुनी थी। ये वाली जो है वो 7 गुनी है, 7 का गुना किधर करोगे, दूसरी साइड कर दोगे। तो x - 5 आगे हो जाएगा 7y - 7 = 35। इस साइड दोनों को ले लेते हैं तो x - 7y - 5 है ही, और ये -35 हो जाएगा +35 बराबर 0। 35 में से 5 घटाओगे तो x - 7y और प्लस का 30 बराबर यहाँ पे 0। इक्वेशन नंबर, यहाँ से समीकरण सेकंड बन जाएगा। अब दोनों समीकरण क्या करने हैं, आपको सॉल्व करना है। हमेशा समीकरण सॉल्व करते समय आप विलोपन विधि का यूज करना तो आसानी होगी। देख लो यहाँ पे x 1 है, x गुणांक 1 है, गुणांक दोनों का क्या है, बराबर है। तो क्या कर देंगे हम, अगर गुणांक बराबर है, चिन्ह भी बराबर है, तो समीकरण एक में से दूसरे को घटा देंगे। ठीक है भाई, क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर गुणांक बराबर है और चिन्ह भी बराबर है तो घटाना, गुणांक बराबर है चिन्ह अलग है तो जोड़ना। ठीक है, अभी यहाँ क्या है, x का और x का गुणांक भी बराबर है और चिन्ह भी बराबर है, तो क्या करेंगे, x - 3y - 10 बराबर 0, और नीचे क्या है, x - 7y और प्लस का 30 बराबर 0। तो क्या किया था हमने, घटाया था। घटाने में क्या करते हैं, सबके साइन बदल जाते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7y पे 3y घटाओगे तो क्या मिलेगा, 4y मिलेगा, और ये क्या जुड़ के क्या हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे बराबर 0। क्या बनेगा, देखो 4y माइनस का 10 और 30 कितने, 40 बराबर 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40, 40/4, y की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। y का मान कहीं पे भी रख लो
और x का मान निकाल लेते हैं। तो चलो हम समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में y बराबर 10 रखेंगे। किस में रख रहे हैं? फर्स्ट में। फर्स्ट कहाँ है? यहाँ। तो y बराबर 10 रखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? x माइनस 3 गुणे 10 माइनस 10 बराबर 0। x की वैल्यू हो जाएगी 30, 10 क्या होगा? 10 दिया 30, 30 10 40। x माइनस 40 बराबर 0 और x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 40। अब x क्या है? x है जैकब की वर्तमान आयु 40 साल और पुत्र की वर्तमान आयु y यानी 10। ठीक है, तो अगर ये आपको मिल चुकी हैं तो इनको एक जरा कंडीशन पे रख के सेटिस्फाई करवा लो। अगर ये सेटिस्फाई करती है तो यानी ये आंसर हमारे सही है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में पूरा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही हम समीकरण बनाते हैं और हम खुद ही उसको सॉल्व भी करते हैं। तो ये आपका 6 मार्क्स पूरे दिला के जाएगा। ध्यान से देखेंगे ज़रा क्या करना है। इस पर y 10 है, मतलब पुत्र क्या है? 10 साल का है और उसका पिता 40 साल का है। इसने बोला था कि 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद क्या होगा? ये बनेगा 15 और ये बनेगा 45। इसने कहा कि 3 गुनी आयु का हो जाएगा। तो बताओ कि पिता पुत्र की आयु का 3 गुना है ना, 15 या 45, यानी ये क्या है? सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा इसने कहा 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व ये क्या रहेंगे? ये 5 रहेंगे और 5 वर्ष पूर्व ये 35 रहेंगे। इसने कहा कि उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अभी देख लो कि ये पुत्र की आयु की 7 गुनी है कि नहीं है। तो हाँ है, तो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, अर्थात ये क्या है? हमारा जो हमने निकाला है दोनों की आयु वो पूरी तरह से सही है। तो और अब बढ़ते हैं इसी सीरीज में आगे, थोड़ा सा और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में आपका ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इसने क्या कहा है कि कोई संख्या है जिसके अंकों को बदलना है, बदलने पे क्या परिवर्तन होता है वो इसने बता रखा है। तो इस टाइप से संख्या से संबंधित आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है उसकी कुछ और अंक दे दे, या यहाँ पे जैसे योग 12 है उसका कुछ और हो सकता है, लेकिन संख्या से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन बनते भी हैं जो पूरे 6 मार्क्स में बनता है। इसको आप देख लेंगे एक बार कि इसको पकड़ना कैसे है, इसकी अप्रोच क्या लगानी है, कैसे इसको सॉल्व करना है, उसे देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। संख्या में कितने अंक होते हैं? तो इसने बताया, मतलब 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, होते तो कितने भी हैं, लेकिन यहाँ पे इसने कहा 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या में एक दहाई वाला होगा, एक इकाई वाला होगा। ठीक है, तो अगर आपको पता चल जाए कि दहाई का अंक क्या होगा, इकाई का क्या होगा। मान लो मैंने कहा आपसे कि 2 जो है वो दहाई का अंक है, 7 इकाई का अंक है। तो 2 और 7 27 बना देंगे आप इसको, 2 इकाई और दहाई के अंक से, है ना। वैसे बनाते कैसे हैं? अगर आपको दहाई का अंक मिल गया 2, तो दहाई के अंक में 10 से गुणा कर देना है और प्लस उसमें इकाई का अंक कर दिया जाता है। 10 दूनी 20, 20 और 7 ऐसे 27 बन जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा? ऐसे कोई अंक हमारे पास दिए नहीं, वो अंक हमें निकालने पड़ेंगे खुद से। तब हम क्या करेंगे? तब उनको रख के संख्या बना लेंगे। तो हम यहाँ पे हमें संख्या को ज्ञात करना है। क्या करना है? संख्या को ज्ञात करो कि वो संख्या क्या चीज़ है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दोनों अंक पहले मानने पड़ेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे? हम हल निकालने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे माना दहाई का अंक हमने मान लिया कि x हो गया। ठीक है, और इकाई का अंक हमने मान लिया, इकाई का अंक। यहाँ पे हम इकाई का अंक ले लेते हैं, कुछ और ले लिए, y ले लिए। ठीक है, या ये चाहो तो इसने क्या कहा है कि एक संख्या के अंकों का योग 12 है। ठीक है, मतलब जोड़ने पे क्या मिलेगा? 12 मिल जाएगा। तो एक को अगर आपने x माना है तो दूसरे को आप 12 माइनस x मान सकते हैं। ठीक है, मतलब 12 में से उसको घटा देंगे पहली को तो दूसरी मिल जाएगी, कहने का ये मतलब है। वैसे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? अंकों का योग 12 है। पहले प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति के अनुसार प्रथम स्थिति में क्या इसने कहा है कि दोनों अंकों का योग 12 है, मतलब x और y को जोड़ दें
तो क्या मिल जाएगा आपको, 12 मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई यहाँ से। ठीक है, ये इक्वेशन मतलब समीकरण फर्स्ट बन गया। अब हम चलते हैं द्वितीय स्थिति के अनुसार। द्वितीय स्थिति के अनुसार अगर इसमें अब दूसरे अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, पहले तो ये बताओ कि दहाई इकाई के अंक हैं, तो यहाँ से संख्या क्या बन जाएगी। यहाँ एक संख्या हम बनाते हैं। पहले संख्या क्या बनती है, दहाई के अंक में 10 से गुणा, तो 10x, दहाई के अंक में 10 से गुणा प्लस इकाई का अंक। संख्या हमारे पास क्या बन गई है, 10x + y बन चुकी है, 10x + y। अब इसको क्या करना है आपको, इसने कहा अंकों के स्थान बदल दे, मतलब जो दहाई का था वो इकाई वाला बना दो, इकाई वाले को दहाई बना दो। तो जो संख्या बनेगी वो दी गई संख्या यानी इससे 18 ज़्यादा होगी। जो बनेगी वो इससे 18 ज़्यादा है। ज़रा सोचने वाली बात है यहाँ पे, क्या समझेंगे थोड़ा सा। 10x + y ये हमारी बनी संख्या है, और 10y + x, एक्स वाई को बदल देना है, और ये नई संख्या है। जो नई संख्या है वो पुरानी संख्या से 18 ज़्यादा है, ये वाली 18 ज़्यादा है। तो इसमें से 18 को हम कम कर दें, दोनों संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इनका हल निकालना है, इसलिए हम इसको इक्वेशन बना के चलेंगे, समीकरण बना के चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 10x + y, ठीक है, 10x, इस x को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस में x आ जाएगा। इधर है हमारे पास 10y, इस y को उसकी साइड ले लिए तो माइनस में y चला जाएगा। और यहाँ पे 10x है, आगे जरा सा देख लेते हैं। 10x में से 1x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9x, और इधर क्या बचेगा, उधर साइड हमारे पास है 9y, और माइनस का 18 भी उधर रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। 9x और 9y, एक को अपनी साइड इन सबको ले लो, इन सबको अपनी साइड ले लो, 18 को अकेले छोड़ दो। 9 और 9 यहाँ से किए जा सकते हैं कामन, तो बचेगा हमारे पास x - y। जो 9 हमने कामन किया वो इस साइड गुणे में रहेगा, लेकिन दूसरी साइड जाके 18 को डिवाइड भी करेगा 2 बार में, तो 2 बचा होता है। अब हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, ये बन गया। मैंने बताया था कि जब दो समीकरण मिल जाए और उनमें से एक के गुणांक क्या हो, सेम होने चाहिए। यहाँ क्या है, x का गुणांक सेम है, y का गुणांक भी सेम है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है। तो इन दोनों समीकरणों को चाहे जोड़ लो चाहे घटा दो, इसको खत्म तो होना ही है। तो हम कर ले रहे हैं समीकरण फर्स्ट + सेकंड, जोड़ देंगे तो y और y क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। जोड़ने पे देखो x + y बराबर में है 12, नीचे x - y बराबर में है -2। जोड़ने पे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ बचा 2x। जोड़ेंगे इनको तो क्या होगा, 12 में से 2 घट जाएगा, 10 बचेगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई। x 5 है, यानी हमारा दहाई का अंक तो 5 होने वाला है। ये चीज़ इसमें बता दी है कि दहाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। अब किसी समीकरण में इनको हम रख लेते हैं और दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ ज़रा देखेंगे समीकरण किस में रखना दे, फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट यहाँ है x फर्स्ट में x बराबर 5 रखने पर, x बराबर क्या रखा रहे हैं, x की जगह पे 5 रखा दे रहे हैं, तो 5 + y बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 7। ठीक है, y की वैल्यू क्या मिल गई, 7 मिल गई है। अब जरा देखेंगे कि y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, तो हम यहाँ से संख्या बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, संख्या बना सकते हैं। अब देखो संख्या क्या बन के आएगी, 10x + y लिखा है, तो 10 × x की वैल्यू रखो 5, y की वैल्यू रखो 7, और 10 बचे 50, 50 और 7 यहाँ पे 57 वो संख्या बन के आ चुकी है। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, लिख भी देना आपको कि अतः वह संख्या 57 होगी। कौन सी, जिसके अंकों को पलटने पे बनी संख्या 75 उस वाली संख्या से क्या है, 18 ज़्यादा है। आप चेक कर सकते हो, शर्त भी क्या है, पूर्ण हो रही है ना, कि इनके अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी 75 वो इससे 18 ज़्यादा होगी।
तो लिख देना नीचे अतः, यही होता है नियम लगाने का। अतः वह संख्या क्या है, 57 है। ठीक है, वैसे तो इसके पूरा क्या करना चाहिए, मतलब हिंदी, अगर हिंदी वाले थ्योरी वाले क्वेश्चन है तो सॉल्व करने तक ही नहीं सीमित रहना है, आपको लाइन लास्ट में लिख के बता भी देनी है कि जिस संख्या के बारे में आप पूछ रहे हो वह संख्या क्या है, 57 है। जैसे आप हिंदी में क्या करते हो या हिंदी वाले जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें क्वेश्चन का आंसर देते हो, तो यहाँ पे अभी हमने आंसर निकाला है, यहाँ क्या किया है, सिर्फ आंसर निकाले हैं, आंसर दिया नहीं है हमने, आंसर हमको देना था। तो देते समय आपको ये लाइन लिख देनी होगी, अतः वह संख्या क्या है, 57 है। ये क्वेश्चन का क्या हो गया, जवाब हो गया। ठीक है, तो अभी इसी सीरीज में बढ़ते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आपसे अभी तक आपने देखा कि एक संख्या थी जिसको हम उसके अंक बदल रहे थे और वो नई संख्या बन रही थी, तो नई संख्या में जो परिवर्तन होता है वो पहले से कितना भिन्न है ये बताया था। तो अब इससे आपसे दूसरा क्वेश्चन इस टाइप पे क्या पूछा जा सकता है, भिन्न से रिलेटेड, कि भिन्न में कुछ अंश में जोड़ते हैं, कुछ हर में घटाते हैं, या सिर्फ अंश में जोड़ते हैं या सिर्फ हर में जोड़ते हैं, और ऐसे वो यह फ़र्क पड़ रहा है नई भिन्न में। एक भिन्न पहले से है, एक में फ़र्क करने के लिए अंश हर में कुछ घटा जोड़ रहे हैं। तो दो तरीके इसमें आपको बताना होगा कि भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है, ये पूछ रहा है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, कोई भिन्न है जिसके अंश में एक जोड़ें और हर में एक घटाएं, तो वो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब उस भिन्न का मान एक हो जाता है, उस भिन्न की वैल्यू एक हो जाती है। यदि हर में एक जोड़े तो यह 1/2 हो जाती है। अगर उसके सिर्फ हर में एक जोड़ा जाता है तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो वो कौन सी भिन्न है जिसमें ऐसा हो रहा है, वो भिन्न आपको निकालनी है। तो भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले आपको भिन्न बनाने के लिए उसका अंश और हर पता होना चाहिए। क्या, अंश और हर देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले माना भिन्न का अंश, अंश को हमने मान लिया एक, क्या माना, x मान लिया। अब भिन्न का हर कुछ मान लेते हैं, भिन्न का हर क्या है, हर को हमने y मान लिया। ठीक है, अब अंश और हर मिल गए हैं तो भिन्न भी बता दो क्या होगी। भिन्न होती हमेशा अंश बटे हर, क्या होगी, अंश बटे हर, x बटे y हो जाएगी। अब देखो पहली स्थिति में चलते हैं। प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति के अनुसार भिन्न में परिवर्तन कैसे करना है, अंश में एक जोड़ दो तथा हर में एक घटा दो। क्या करना है, उसके अंश में एक जोड़ना है, अंश में, अंश है x, x में क्या करो, एक जोड़ो तथा y में एक घटा दो। अगर ऐसा कर देते हैं तो वह एक में बदल जाती है, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई, एक हो जाती है। ठीक है, तिरछा गुणा करवाएंगे तो x + 1 बराबर हो जाएगा y - 1 का, 1 से गुणा y - 1 ही रहेगा। इस एक को उधर दे दो, इस y को इधर ले लो, तो x - y बराबर, ये एक प्लस का है, उस साइड जाएगा -1 हो जाएगा, -1 इधर पहले से है, एक और -1, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन चुका। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरी स्थिति में जाना हो। अब क्या करेंगे, द्वितीय स्थिति के अनुसार, द्वितीय स्थिति के अनुसार, दूसरी स्थिति में क्या बताना है, दूसरी स्थिति ये कह रही है कि यदि हर में एक जोड़े, इस बार अंश में कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ हर में एक जोड़ना है। अंश को जैसे तैसे रखो, मतलब x है तो उसको x ही रखो, और इसके हर में इस बार क्या करो, एक जोड़ के बताओ। क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है इसके हर में। हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 हो जाती है। अब इस बार गुणा करवाएंगे तो इसका 2x हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा y + 1, y को अपनी साइड ले लो, 2x - y = +1। क्वेश्चन नंबर सेकंड।
अब दो इक्वेशन, दो समीकरण हमारे पास बन चुके हैं। इन समीकरणों को क्या करना है, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि किसी एक का गुणांक बराबर है क्या। तो x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 2 है, x का गुणांक बराबर नहीं है। हाँ हम कर सकते हैं, क्या करें, फर्स्ट में हम 2 से गुणा करवा दें तो 2x बन जाएगा। लेकिन हम क्यों करें, हमारे पास y है, इधर माइनस वाई है, इधर माइनस वाई, यहाँ माइनस वाई, वाई के तो बराबर है ना, तो y से काम चला लेते हैं। देखो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से माइनस कर दो सेकंड। क्यों माइनस, क्योंकि दोनों के साइन क्या हैं, बराबर है। अगर साइन अलग अलग होते तो हम प्लस करते, प्लस करने में काट देते, और माइनस है तो घटाएंगे, घटाने पर फिर भी साइन बदलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इक्वल -2 और 2x माइनस वाई इक्वल प्लस 1। घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदल दोगे ऐसे, और ये दोनों ऐसे कट जाएंगे, मतलब y में से y घट गया 0, इधर x में से -2 घटाना है, 1 में 2 घटाओ, क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। इधर इनको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, 3। x बराबर सिर्फ क्या बन चुका है, 3 बन चुका है। ठीक है, x बराबर 3 मिल चुका है हमें। अब हमें किसी समीकरण से उसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, किसी दूसरे वाले की, मतलब y की। तो किससे निकाल लें, किसमें भी रखा दो। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखा रहा है समीकरण के एक में, एक यहाँ है, x की जगह क्या रख दो, 3 रख दो, y अपनी जगह रहेगा, बराबर क्या है, -2 है, इधर है -y, इधर है -2, ये 3 जाएगा -3, क्या बन जाएगा, -5, इधर है -y, y की वैल्यू हो जाएगी +5। दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और यहाँ से y की वैल्यू +5 आ जाएगी। अंश पता हो गया, हर पता हो गया, तो भिन्न भी पता हो जाएगी। भिन्न क्या बनेगी, भिन्न बन जाएगी x बटे वाई है ना, तो 3/5। अब हमें भिन्न मिल के तैयार हो गई। अभी सिर्फ हमें क्या मिला है, उत्तर मिला है, हमें आंसर मिला है, हमने आंसर अभी दिया नहीं है। आंसर आपको देना भी है। जो ये पूछता है ना, इसकी लैंग्वेज लिखी भी जानी चाहिए, वह भिन्न क्या है, तो हम लिखेंगे कि अतः, इतना कुछ करने के बाद आपको लिखना भी होगा, अतः वह भिन्न 3/5 होगी। वह भिन्न कौन सी होगी, 3/5 होगी। और यहाँ से आपका सवाल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपको करना था। हमेशा ध्यान रखना, इस थ्योरी वाले क्वेश्चन में एक चीज़ आपको देख के चलनी पड़ेगी, वो क्या, कि इनमें से जो लैंग्वेज लिखी होती है, जैसे इनकी स्थिति बनती है, 2 स्थितियाँ बनेंगी या शायद एक ही बन सकती है, तो उसी स्थिति के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जो चीज़ पूछता है उसको मान ले, मानने के बाद जैसी स्थिति बताता जाए वैसे वैसे आपको चलना है। बहुत कठिन चीज़ नहीं होती है, पूरे 6 मार्क्स मिल जाते हैं, इसमें से 6 नंबर का सवाल आता है पूरा। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं थोड़ा सा, और इसी टाइप के 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन से और आपको मिलवाते हैं। तो बच्चे आपसे ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं लोग, मतलब 6 मार्क्स में ही एक चाल से रिलेटेड क्वेश्चन ये बना लेते हैं। वो ये नाव धारा वाला होता है, एक और पूछता है ये ट्रेन वाला भी होता है, वो भी मैं आपको करवाऊँगा। तो इनकी अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए वो चीज़ यहाँ देख लेंगे। जितना जल्दी इसमें आप दिमाग लगा पाते हैं उतना जल्दी हो जाता है। नहीं तो कई लोग तो इसको 1 घंटे उलझे रहते हैं, कोई आधे घंटे में भी निपटा देता है, कोई इसको 10 मिनट में भी निपटा देता है। ठीक है, तो वहाँ आपको टाइम मतलब इतना होता ही है, क्या कहते हैं, मतलब प्रश्न पत्र जो आता है बड़ा आता है, वहाँ पे साधारण बात तो होती नहीं है कि वहाँ पे आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। देखो यहाँ क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें जो चीज़ पूछी जाती है उसको आपको रखना है। सबसे पहले क्या, तैरने की चाल तथा धारा की चाल याद करो। 2 चीज़ें इसमें पूछी है, एक तैरने की चाल, किसके तैरने की, कोई ऋतु है जो धारा के अनुकूल भी जाती है, मतलब जिस साइड धारा जाएगी उस साइड जाती है, एक बार वो धारा के प्रतिकूल जाती है, धारा के उल्टा, धारा इधर आएगी वो उधर चलेगी। ठीक है, तो दो कंडीशन है यहाँ पे, और दोनों कंडीशन को मैंने बताया आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। पहले ठीक है, पहले आपको क्या करना है, मानेंगे, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल,
ऋतु की स्थिर जल में चाल क्या हो गई, x किलोमीटर पर आवर, क्या x किलोमीटर पर आवर, ये हम मान लें स्थिर जल में। उसी प्रकार फिर क्या है, धारा की भी चाल ज्ञात करनी, धारा की निकालनी, धारा की चाल, धारा की, अब यहाँ से रख लेते हैं क्या, धारा की चाल, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्थिर जल में चाल x है, धारा की चाल हमने y ले ली। हमेशा आपको यहाँ पे क्या करेंगे, अनुकूल में दोनों चालों को जोड़ के रख देना है, प्रतिकूल में दोनों को घटा के रखना है। लेकिन जोड़ने की कंडीशन तो ठीक है, आपने किसको किस में जोड़ा वो फर्क नहीं पड़ता, 3 को 5 में जोड़ो तब भी 8, 5 को 3 में जोड़ो तब भी 8। लेकिन ये चीज़ घटाने पे हमको समझ में आती है कि 5 में 3 को घटाया तो 2, 3 में से 5 को घटा दिया तो -2, ऐसे हो जाता है। तो घटाने पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन जोड़ने पे आपको कोई ध्यान नहीं देना। पहला देखो, इसने कहा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ इन सवालों में आपको चाल दूरी वाले में हमेशा समय निकालते हुए चलना है। क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। पहली कंडीशन में समय अनुकूल, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में लगा समय क्या है, 2 घंटे। देख लेते हैं, थोड़ा सा दिया है पर आपको समय से ही इन सवालों को पकड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन समय से ही पकड़े जाते हैं, नहीं तो अन्यथा आप कर भी नहीं पाओगे। देखते हैं थोड़ा, तो धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, धारा के अनुकूल जाने में इनको क्या समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी गए हैं 20, चाल क्या होगी, अनुकूल जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, एक बार आप यहाँ लिख भी रख सकते हैं कि अनुकूल जाने में चाल, अनुकूल जाने में चाल, अनुकूल जाने में चाल, अनुकूल जाने में दोनों को जोड़ देना, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और यहीं पे प्रतिकूल जाने में चाल, प्रतिकूल जाने में चाल। अब प्रतिकूल जाने में घटाना है, x में से y को ही घटाना है। आपको क्या करना है, x में से y को घटाना है। अब कुछ कहें कि सर कि अगर कुछ कहें कि भाई x में से y को ही क्यों घटाना है, y में से क्यों नहीं x घटा सकते, तो हाँ बिल्कुल आपका क्वेश्चन ही सही बन रहा है कि y में से x को क्यों नहीं घटा सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे सवालों में आपको हमेशा जो चल रहा हो, चाहे नाव चल रही हो या कोई व्यक्ति चल रहा होता है, हमेशा नाव या व्यक्ति की चाल में धारा की चाल को माइनस किया जाता है। क्या करते हैं, या तो नाव जा रही होगी या कोई व्यक्ति जा रहा होगा, तो व्यक्ति या नाव की चाल में धारा की चाल हमेशा घटाई जाती है। तो यहाँ पे लड़की थी ऋतु की जो चाल है x, इसमें क्या करेंगे, धारा की चाल घटाएंगे, x माइनस वाई रखेंगे। तो यहाँ पहली स्थिति हो गई, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, ये हो गया। तो पहली स्थिति क्या है कि समय जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर है ना। तो ये हमारा पहले का समय था कितना, 2 घंटे लगे थे इसको, 20 बटे x प्लस वाई। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं एक्स वाई जो है वो 2 के गुणे में चला जाएगा, x प्लस वाई जो है 2 के गुणे में आ गया, और 2 क्या करेगा, 20 को काट के 10 बना देगा, काटेगा मतलब विभाजित कर देगा, तो इधर से भाग कर आएगा, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ 10 आ चुकी है। ऐसे ही हम दूसरी कंडीशन पे चले जाएं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में भी 2 घंटे लगे हैं, और दूसरी कंडीशन क्या है, धारा के प्रतिकूल जाना है। कैसे, किसके जाना है, धारा के प्रतिकूल। तो यहाँ लिख देंगे धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर, क्या लगा है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, 4, दूरी है 4, दूरी है 4। प्रतिकूल जब चलेगा तो उसकी चाल क्या होगी, प्रतिकूल जाने में चाल x माइनस वाई हो जाएगी। प्रतिकूल जाने में क्या चाल है इसकी,
एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई। ये भी समय किसके बराबर है, 2 के, तो 2 बराबर है 4 और एक्स माइनस वाई, और फिर एक गुणे में जाएगा, फिर 2 इसको काटेगा, तो उसी प्रकार से ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 2। इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ फर्स्ट है वहाँ सेकंड है, देख रहे हो वाई और वाई दोनों के विपरीत चिन्ह है, इनको कर देंगे हम जोड़ने। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से फर्स्ट और सेकंड करते हैं, तो एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये दोनों कट जाएंगे, जुड़ने पे 2x हो जाएगा, 2x बराबर 12 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6, 2 छक्का 12, 2x की वैल्यू 12, 1x की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब यहाँ से हमें किसी और का मतलब y का भी मान निकाल लेना होगा। y का मान निकालने के लिए उसको समीकरण फर्स्ट में रखा लो, चाहे सेकंड में रखा लो, जिसमें भी आपकी इच्छा करे। x बराबर 6 रखने पर समीकरण फर्स्ट में x की वैल्यू 6 रख रहे हैं, 6 हो गया प्लस y बराबर 10, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। अब बताओ जरा सा कि क्या चाहिए था तुम्हें। स्थिर जल में 4x, धारा की चाल y, तो नीचे लिख देंगे आता जो जो पूछा था, ऋतु की जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बता दो। ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। कहीं आप सोचो कि ये थ्योरी ना लिखें, हम लास्ट में ये लाइन ना लिखें और काम चल जाएगा क्या, तो मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन 6 का होता है बेटा, 6 मार्क्स। और ये हरकतबाजी अगर आपने करी, इसको आपने हिंदी नहीं लिखा, तो वो 6 के आपको पूरा सवाल लगे होने पर 4 भी दे सकता है, हो सकता है 5 भी दे सकता है, पर 6 के 6 नहीं देगा। क्यों? आपने ये हरकतबाजी कर दी, लाइन नहीं लिखी। लाइन आपको लिख के ही चलना होगा, लाइन को ध्यान में रखते हुए लास्ट में हल निकालते समय, निकलने के बाद इस लाइन को लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि आपने वाई निकाला है 4, ये क्या है, ये आपको बताने पड़ेगा। आपको कॉपी ऐसे लिखनी होती है कि मान लो सामने जो चेक करने बैठेगा वो अनपढ़ है, ऐसे आपको सवाल की लैंग्वेज लिखनी कि सामने वाला समझ जाए, उसको नहीं भी आता होगा तो समझ जाए। हालांकि उसको अब नहीं आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो लोग तो वैसे भी काफ़ी वगैरह चेक करने फालतू में थोड़ी ना आ जाते हैं, हवा में थोड़ी चेक करेंगे, मतलब उनको पता है। पर आपको ये मान के चलना है कि सामने वाले को कुछ भी नहीं पता, हम सवाल लगाएंगे और सामने वाला उसको समझ जाएगा। उसको इतना नहीं मतलब कहने का कि जितना आसानी उसको होगी आपकी कॉपी चेक करते समय, उतना ही वो आपको मार्क्स दे के चलेगा। कहने का मतलब उसको सोचना ना पड़े कि ये क्या चीज़ है, आप उसका जवाब पहले ही लिख के तैयार रखें। जैसे 6 निकाला, 4 निकाला, नीचे लिख दिया कि ये जो 6 है वो ऋतु की चाल है और जो 4 है वो धारा की चाल है। ये हमने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया तो उसने पढ़ लिया। ठीक है, ऐसे में आपको मार्किंग अच्छी देगा, ठीक ठाक देगा। तो यहाँ से थोड़ा सा अभी क्या था, जल और धारा वाला चाल में था, चाल के लिए जल और धारा वाला हो गया। इसमें आपसे रेलगाड़ी के लिए भी वो पूछ सकता है, रेलगाड़ी में इसको कैसे बनाना है, वो भी सेम तरीका यही रहना है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसी सीरीज में ये अगला क्वेश्चन है, वो वीडियो एक बार में शूट नहीं कर पाया था मैं, कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से। तो यहाँ पर मैं इसी में ये दूसरी वीडियो जोड़ दे रहा हूँ, जिसमें आपको बताना है कि मतलब इसी सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 समीकरण है जिसमें आपको इसमें हल करना है। इनको हल करने का मतलब इसमें उपस्थित x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के बाद आपको ये यूज़ करना है, जहाँ से y x रख दोगे तो m का भी मान निकलेगा। ठीक है, इसने वही कहा है कि m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए ऐसा एक संबंध बताया उन्होंने। देखो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले दोनों समीकरण आपको यहाँ रख लेंगे। 2x 3y इक्वल 11, यानी 2x और 3y बराबर 11। एक समीकरण हो गया, इसको मान लेते हैं 1 हो गया। और हमारे पास यहाँ पे दूसरा समीकरण है
ये मिलेगा। मैंने कहा था आपसे दो समीकरण जब सॉल्व करोगे तो हमेशा आपको विलोपन विधि का यूज करना है, यानी या तो x को गायब कर दो या y को गायब कर दो। यहाँ जिसका गुणांक बराबर है उसी को गायब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 2 है, तो हम यहाँ से x को गायब कर लेते हैं। कैसे करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को क्या कर दो? घटा दो। समीकरण 1 से 2 को घटा दो। क्यों घटा दें? क्योंकि दोनों के चिन्ह देख रहे हो, दोनों के चिन्ह एक ही हैं, इसलिए घटा दें, नहीं तो जोड़ने पर कट जाते। हमें क्या करना है? 2x 3y बराबर 11 और यहाँ से 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। घटाने पर इसलिए रखा था क्योंकि इसके साइन हमको क्या करने हैं? बदलने थे। घटाने पर हमेशा क्या करेंगे? नीचे वाले दूसरे समीकरण के साइन बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे। क्यों? बदलने पे क्या फ़ायदा है? ये दोनों कट जाएंगे इसलिए, ठीक है। विलोपन का मतलब ही होता है किसी एक को गायब कर देना। 3 और 4 देखो दोनों प्लस के हैं, ये हो जाएंगे 7y। यहाँ 24 और 11 क्या हो जाएगा? 35। दोनों को जोड़ करके 35 बना लोगे और y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 5। बताओ 7y की वैल्यू, तो 7 पंजे 35, 5 से कट जाएगा, 5 बार में कटेगा तो y की वैल्यू हो गई 5। y का मान चाहे जहाँ रखा लो, समीकरण हम 1 में रखा लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में y बराबर 5 रखने पर क्या होता है? समीकरण 1 देखो, 2x अपनी जगह 3, y की जगह पे 5 और बराबर में क्या? 11। यहाँ से मिलेगा 2x प्लस 3 बचे कितना? 15 और बराबर में 11। आगे देख लेते हैं इसी को। आगे 2x 15 को दूसरी साइड भेज दो तो 2x बराबर हो जाएगा 11 और 11 माइनस 15, फिर बचेगा यहाँ पे माइनस का 4 और ये 2x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस का 2। कैसे? 2 दूनी होता है 4 और माइनस वैसे ही लगा रहेगा, तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस का 2 मिल गई। अब आपको y बराबर mx लेने पर, y बराबर mx प्लस 3 लेने पर इसको लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमें एक्स वाई के मान नहीं चाहिए, सीधा इसने बताया था कि m का मान निकालना है। क्या करना है? m का मान निकाल कर चलना है। तो m का मान आपको वहीं मिलेगा जहाँ खुद m मौजूद होगा। x और इसमें क्या करेंगे? y बराबर 5 और यही निकला है ना, y की वैल्यू 5, तो y बराबर 5 और x बराबर -2 रखने पर, देखो y की जगह रख देना है 5 बराबर m गुणे -2 किसकी वैल्यू है? -2 x की वैल्यू है और साथ में इसके 3। इस 3 को 5 की तरफ ला के क्या कर देना? घटा देना और बचेगा इधर से क्या? -2m। यहाँ बचेगा प्लस का 2, इधर है -2m। तो बताओ जरा m की वैल्यू क्या निकलेगी? माइनस का 1 निकल के आएगा। m का मान 2 एकम 2 होता है, तो 2 एकम 2 मतलब m की वैल्यू -1 निकल के आएगी। वो क्यों? क्योंकि एक साइड इसमें माइनस लगा हुआ था। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच आपको यही लगानी थी और ऐसे इसको सॉल्व भी करना था। ध्यान देना आपको, जहाँ पे ये चीज़ें हिंदी लैंग्वेज में लिखी जा रही है एक एक लाइन की, ये बहुत ज़रूरी होती है लिखना, ठीक है। यही चीज़ें बताती हैं कि आपने ध्यानपूर्वक सवाल को लगाया हुआ है, नहीं तो हल तो ये 2-3 लाइन में भी हो जाता, पर आपको चाहिए इससे 4 या 6 मार्क्स, तो आपको इतना कुछ लगा के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी सीरीज में कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। बाकी अब ये वीडियो का एंड ही चल रहा है और थोड़ी देर मतलब एक आध क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसने कहा है कि 2 संख्याएं हैं जिनका योग 8 है तथा उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो ऐसे में वो संख्याएं क्या है हमें बता दो। ऐसा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले जो ये पूछना चाहता है वही चीज़ें हम मान के चलते हैं। थ्योरी वाले क्वेश्चन में आपको जो पूछे वही मान के चलना है। तो क्या मान लेंगे कि माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y। एक x हो गई, एक y हो गई। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे की तरफ। प्रथम स्थिति के अनुसार,
प्रथम स्थिति के अनुसार। क्या पहले स्थिति में बताया इसमें कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो 8 है। हमारे पास एक संख्या x है, एक y है, दोनों का योग किसके बराबर कर देना है? दोनों का योग हमारा 8 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से एक समीकरण हमारे पास बन चुकी है पहली। अब हम द्वितीय स्थिति के अनुसार चलें। द्वितीय स्थिति, ठीक है, द्वितीय स्थिति के अनुसार दूसरी कंडीशन में क्या है? उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा, सर ऊपर अभी है, मतलब सर को नीचे भेजना है, पैर को ऊपर करना है, ये कहलाता है व्युत्क्रम। यानी 2/3 है तो ये ऊपर और ये चीज़ नीचे आ जाती है, ये 3/2 बन जाता है ऐसे। तो ये होते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम में आपको करना है x का 1/x, y का 1/y। व्युत्क्रमों का योग 1/x और 1/y, ये किसके बराबर है? 8/15 के बराबर है। ठीक है, अब इनको क्या करना है? आपको थोड़ा सा सॉल्व करके आगे चलना है। तो y इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, तिरछा गुणा करवाएंगे और इनका आपस में नीचे नीचे भी गुणा करवा देंगे। 8/15। यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू जो बन चुकी है वो क्या है? 8। देखो x प्लस वाई की वैल्यू पहले समीकरण से रख दो, क्या? 8 है। ठीक है, और यहाँ क्या है? 8/15 है। नीचे क्या है? x/y। x प्लस वाई की वैल्यू क्यों रखे हैं अभी समझ में आपको आ जाएगा। क्या रख, देखो अब इनको क्या करना है? 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। क्यों? जैसे देखो सेम पोजीशन, बराबर के मतलब दो पक्ष दिख रहे हैं, दोनों पक्षों में दोनों संख्याओं की सेम पोजीशन है तो उनको काट दिया जाता है। ठीक है, और कटने के बाद वो क्या बचेगा? 8 एकम 8, 8 एकम 8, है ना, ऐसे। तो अभी वैसे भी अगर ये जाता तो इधर भाग में वैसे भी जाता और ये चीज़ यहाँ आती, तो 8 का भाग वैसे भी होना था। अब यहाँ जो बचेगा वो क्या है आपके पास? x y बराबर 15 बन चुका है। अब चाहो तो यहाँ से कुछ वैल्यू निकालो और यहाँ पे रख दो, तब भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर चाहो तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू है, x माइनस वाई की वैल्यू में निकालना कैसे वो बता सकता हूँ। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं बताऊँगा आपको कैसे। देखो अभी हमारे पास एक a प्लस बी, मतलब इसको मान लो कि a प्लस बी, जैसे आप सब संख्या पढ़ते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, वही हमको यहाँ से पकड़नी पड़ेगी। देखो क्या कि हमें पता है, देखो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर कर रहे हैं तो मिल रहा है हमें x² y² और प्लस का 2xy। समझने वाली बात है क्या? 2xy प्लस का। और अगर हम यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा x² y² माइनस का 2x। ठीक है, क्या मिलेगा? -2xy। और इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर, जोड़ने पे क्या होगा? इन दोनों को क्या करें? सॉरी जोड़े नहीं, घटा लेते। घटाने पे इन सब के साइन जाएंगे बदल, तो ये सब एक दूसरे से कैंसिल, और 2 और 2 जुड़ के कितने? 4xy। समझ में आ गया ना कि xy की वैल्यू यहाँ अगर 15 है तो वो xy यहाँ रख देंगे, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तब x माइनस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करना है आपको? ये वाला जो फार्मूला बन के आया है यहाँ रख देते थोड़ा सा, x प्लस वाई का स्क्वायर डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी मैं बिना बताए रख देता तो आपको पता न चलता कि कहाँ से आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये फार्मूला कहाँ से लाना है और यहाँ पे रख देना है आपको। ठीक है, f इक्वल 4xy। जहाँ भी आपको ऐसी अप्रोच लगानी पड़ जाए, जैसे a प्लस बी की वैल्यू दे सकता है, a इंटू बी की वैल्यू दे सकता है, और कुछ निकालना पड़े आपको, हो सकता है a माइनस बी की वैल्यू दे और a इंटू बी की वैल्यू दे, तब भी आपको ये दोनों लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसी में a प्लस बी, इसी में a माइनस बी होता है। एक की देगा दूसरे की निकाल लेंगे, इसकी देगा इसकी निकाल सकते हैं, और इसकी भी दिया होगा x इंटू वाई की। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे ज़रा, a प्लस बी की वैल्यू है 8, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 8 है।
माइनस इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, यही हम निकालने चले। 4 गुणे एक्स इंटू वाई की वैल्यू हो गई 15, एक्स इंटू वाई की वैल्यू 15 रख देते हैं। 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, 15 चौके 60 होता है, वो इधर आके घटेगा। ये चीज़ हम उधर ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बन जाएगा। 64 में से 60 घटाओगे तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर मिलेगा 4। और दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट ले लो यानी वर्गमूल ले लोगे तो लिख देना पहले क्या, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमें ये चीज़ क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें दोनों संख्याएं निकालनी थी, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास दो समीकरण होने चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास देखो वर्गमूल लेते ही दो समीकरण तैयार। ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। अब आप देख लो वाई वाई दोनों क्या है, अपोजिट है, तो हम इनको क्या कर दें, जोड़ने। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ने पे करेंगे दोनों कट जाएंगे, 2x की वैल्यू 10 तो 1x की वैल्यू 5। x का मान आपको 5 मिल चुका है, यानी एक संख्या इनमें से तो 5 हो जाएगी, और दूसरी क्या होगी उसको भी देख लेते हैं। देखो जरा, दूसरी के लिए आप x का मान कहीं पे रखा दो। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 5 रखने, फर्स्ट में हम क्या रखा दें, x की जगह पे 5 और y अपनी जगह पे बराबर 8। तो y की वैल्यू बता देना जरा, 8 में से 5 घटा के 3 मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी, 3। फिर वही बात कहूँगा कि अगर हिंदी वाला क्वेश्चन है तो एक लास्ट लाइन आपको लिखनी ही पड़ेगी, क्या कि अतः वे दोनों संख्याएं 5 और 3 होंगी, 5 और 3 होंगे। ठीक है, ये लाइन लिखते हुए आपको ऐसे क्वेश्चन की इंड की तरफ चले जाना है, और इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। और थोड़ा सा देख लेते हैं, एक आधे क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर मैं ख़त्म कर देता हूँ वीडियो। तो एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसमें मैंने देखा था कि संगत और असंगत युग्म से भी क्वेश्चन इसने बना रखे हैं। हालांकि अनुपात वाले क्वेश्चन में करवा भी चुका आपको, जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 का जो रेशियो बनता है इनकी तुलना करवाने के लिए कि एक हल होंगे, अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होते। तो इसने संगत और असंगत से भी इसके क्वेश्चन बना रखे हैं, कैसे संगत होगा या असंगत होगा ये बताना है आपको। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास है 3x 2y और बराबर 5, एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसमें से हम निकाल लेंगे A1 की वैल्यू 3। ठीक है, क्या A1x B1y और C1 बराबर 0 ऐसे लिखा जाता है इनको। C1 को एक ही साइड रखते हैं, मतलब दोनों समीकरण में जो C वाला पार्ट है वो एक साइड होना चाहिए, चाहे वो दाएं पक्ष में हो चाहे वो बाएं पक्ष में आए, लेकिन रखना आपको एक ही साइड है। तो यहाँ से A1 की वैल्यू जो आ गई है वो 3 आई है, और B1 की वैल्यू 2 आई है। वैसे ही C1 के लिए हम 5 देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y और बराबर 7। यहाँ से हमारे पास A2 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू क्या है -3, और यहाँ से C2 की वैल्यू क्या है 7। यहाँ C देख रहे हो, C इसका दाएं पक्ष में, उसका भी C दाएं पक्ष में, तो होना इनको एक ही पक्ष में चाहिए, वो चाहे जिस साइड हो। ठीक है, तो ये नहीं कि 5 को एक साइड रखा, इससे C1 निकाल लिया और उसको 7 को नहीं जान दिया, दूसरी साइड है वहाँ से C2 निकाल लिया, तो इस तरह में रेशियो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, A1 और A2 की वैल्यू A1 बटे A2 को चेक करना है, क्या बनेगा 3/2, 3/2। और ऐसे ही B1 और B2 क्या बनेगा, B1 का क्या है 2 है और इसका क्या है -3 है। ठीक है, 2/-3। ठीक, और C1 के लिए इसने क्या बोला है 5/7, C1/C2 5/7।
7। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि A1 और A2 नॉट इक्वल B1 और B2 के हैं। क्या शर्त बन रही है? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, 3/2 और 2/3 वैसे भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या है? नॉट इक्वल B1 B2 है। ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं कि रेखाओं का सिर्फ एक हल होता है। ये क्या करती हैं? आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। एक रेखा खींची जाएगी, दूसरी इसी को क्रॉस करके निकल जाती है ऐसी कंडीशन में। तो जब एक हल होगा, यहाँ पे क्या है? एक हल है, ठीक है। और अगर मान लो ये कंडीशन बन जाती A1/A2 इक्वल हो जाता B1/B2 के, और ये इक्वल हो जाता C1/C2 की, यानी तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तब ऐसी कंडीशन में एक रेखा होती है और दूसरी जो खींचते हैं वो भी इसी के ऊपर निकल जाती है। जैसे पहली गई थी ठीक वही वे में दूसरी भी चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये पहली दूसरी को हर बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कितने? जितने पहले के बिंदु हैं, मतलब हर बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। तो इस तरह से उसके बहुत सारे हल हो जाते हैं, एक से ज़्यादा हल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? एक से ज़्यादा हल, ठीक है। और हो सकता है कि ये ऐसा भी आ सकता था A1/A2 शायद इक्वल रहता B1/B2 के, और ये C1/C2 के इक्वल ना रहता। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? क्या होता है? एक रेखा है, दूसरी उसी के समांतर चली जाती है, यानी कि वो एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं। एक दूसरे को जब नहीं काटेंगे तो फिर उनका कोई हल भी नहीं होगा। हल कैसे निकालते हैं कि अगर एक रेखा दूसरी को काट रही होती है तभी उसका हल होता है, नहीं काटेंगे तो कोई हल नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई हल नहीं है। यहाँ एक हल तो था, यहाँ भी एक से ज़्यादा है, पर यहाँ पे कोई नहीं है। तो जब हल होंगे इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी, चाहे वो एक हल हो या अनेक हो, लेकिन हल होने चाहिए। अगर हल हैं तो फिर युग्म हमारे क्या रहते हैं? संगत रहते हैं। और अगर हल नहीं है तब हम बोल देंगे कि युग्म क्या है? असंगत है। शायद आपको ये बात समझ में आ गई हो कि कब संगत होंगे, कब असंगत होंगे। अगर युग्म जो समीकरण के युग्म हैं कैसे भी हो सकते हैं, अभी आपके सामने इन दो फॉर्मेट में दिया है, लेकिन कैसे भी हो सकते हैं। तो अगर इनके हल हैं तो वह बोल देना कि हाँ युग्म क्या है? संगत है। नहीं तो क्या है? फिर असंगत है, हल ना होने की कंडीशन। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और शानदार कंटेंट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए